Good afternoon, everyone. Welcome to lecture number 3 of chapter number 1. But before starting, I would like to congratulate all those who have passed their exams, who have achieved their goals. And my advice to them is don't be too complacent. ऐसे ही promptly जो है वो तैयारी करते रहें and wish you good luck in your future endeavors. And to those who did not pass किसी भी issue की वजह से, my heartfelt condolences to them. And my advice to them is कि do not compare your journey with anyone else. वो आगे चला गया, मैं आगे नहीं गया, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स को गिव इन नहीं करना. गो लुक योरसेल्फ इन द मिरर, उस बंदे की शक्ल नोट कर लें. आपका जिंदगी का मुकाबला जो है सिर्फ उस बंदे के साथ है जो कि आपको शीशे में नजर आएगा. टेक अ लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर एंड जो है असल सुल्तान जिंदगी का वही है जो खुद से लड़के खुद को हराए. I know you guys have potential, आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा potential है and I know you guys can make it in the next attempt. बस जो है आपने भी promptly तैयारी करते रहना है. Negative thoughts को give in नहीं करना. Comparison is the thief of joy. आपका जो है जिंदगी का रूट अलग है, हर किसी का जिंदगी का रूट अलग होता है. कोई अगर एक रूट पे जो है जा रहा है और आप उस रूट पे नहीं जा पाए, उस स्पीड से नहीं जा पाए, टेंशन नहीं लेनी. आप बस अपना काम करते रहें एंड यू विल बी सक्सेसफुल वन डे इंशाल्लाह. ये मेरी दुआ है. कमिंग बैक टू अर टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक बहुत इजी है, थोड़ा सा बोरिंग है, तो आई विल ट्राई कि यार उसको इस तरह पढ़ाऊं कि जो है आप लेक्चर में बोर नहीं हो पाए. ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर के बारे में आज हमारा लेक्चर है और बहुत ही जो है मैं कहता हूँ कमाल बातें लिखी हुई है ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर के केस में. ऑडिटर क्या करता है, ये मेरे वर्डिंग नहीं है, मैं आपको प्योर आई कैप की वर्डिंग को ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि ऑडिटर की ड्यूटी क्या है. वो ऑडिट करता है. आई मीन अमेजिंग. क्या इंफॉर्मेशन है. ऑडिटर ऑडिट करता है और रिपोर्ट तैयार करता है. आईएसएस के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक रिपोर्ट तैयार करता है और वो वाले आईएसएस जो कि आई कैप ने अडॉप्ट किए हैं. सच इतनी क्लीशे बातें हैं इसमें. इस टॉपिक में से जो है पास्ट पेपर्स इतने ज्यादा नहीं आते. आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा शॉर्ट होगा. अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो आई वुड रिकमेंड कि आप बाकी टॉपिक्स के ऊपर फोकस करें. ये जो है कॉमन सेंस भी आपका टॉपिक हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ ताकि जो है कोई चीज़ मिसिंग ना रह जाए. अब ऑडिटर ने ऑडिट किस तरह करना होता है कि वो एक ओपिनियन फॉर्म कर सके. उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐसे एग्जामिन करना होता है कि वो एक ओपिनियन फॉर्म कर सके. ओपिनियन रिलेटिंग टू व्हाट, कि आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं लॉ की, कंपनी ने एडिक्वेट रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं और वो वाली ब्रांचेस उस कंपनी की जो कि ऑडिटर किसी वजह से विजिट नहीं कर पाया, आउट ऑफ द सिटी है, कोई टाइम कंस्ट्रेंट है, उस वजह से विजिट नहीं कर पाया, तो आपके हेड ऑफिस में उन ब्रांचेस से रिलेटेड एडिक्वेट रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं. और आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो उन रिकॉर्ड्स के साथ रिकंसाइल कर रही हैं. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बात है रिकॉर्ड्स में भी वही शो हो रही है कि नहीं हो रही. ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि ऑडिटर इसके ऊपर ऐसे एग्जामिन करेगा इसको कि इसके ऊपर ओपिनियन दे सके. ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट तैयार करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर और जनरल मीटिंग में प्रेजेंट करेगा शेयर होल्डर्स को. उस रिपोर्ट में क्या स्टेट होगा, ऑडिटर को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए थी और उसको क्या इंफॉर्मेशन नहीं मिली, और जो इंफॉर्मेशन नहीं मिली उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इफेक्ट क्या है. आपका जो कंपनीज एक्ट ने आपको कहा हुआ है कि आपने कितने ईयर्स के प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखनी है. डिड द कंपनी केप्ट दोस रिकॉर्ड्स, ये ऑडिटर उस रिपोर्ट में बताएगा. Whether or not financial statements are formed in conformity with applicable financial accounting and reporting standards. उसके बाद वो बताएगा कि आपके फाइनेंशियल पोजीशंस ट्रू और फेयर व्यू देती हैं कि नहीं देती. ट्रू और फेयर व्यू किस चीज से रिलेटेड. ट्रू और फेयर व्यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में अफेयर्स ऑफ द कंपनी एट फाइनेंशियल ईयर एंड, प्रॉफिट और लॉस
एसओसीआई के केस में आपका जितना प्रॉफिट हुआ है, जितनी लॉस हुई है, अगर आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी इनकम हुई है, कितना सरप्लस हुआ है, कितना डेफिसिट है, और आपके कैश फ्लोज के स्टेट में कितना कैश जनरेट हुआ है, कैश कैसे जनरेट हुआ है, और कैश यूटिलाइज कैसे हुआ है। उसके बाद उस रिपोर्ट में ऑडिटर ये बताएगा कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, जितने भी आपने एक्सपेंडिचर्स किए हैं, वो कंपनी से रिलेटेड किए हैं, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस रिलेटेड टू कंपनी है, और आपने ज़कात डिडक्ट कर लिया है एट सोर्स। और अगर डिडक्ट कर लिया है तो अंडर सेक्शन 7 आपका आपने जो है ज़कात फंड ऑर्गेनाइजेशन को, सेंट्रल ज़कात फंड ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट कर दिया है या नहीं कर दिया। इसको हम एक दफा रीड करते हैं। Duties of auditor: a company's auditor will conduct the audit and prepare his report in compliance with the requirements of international standards on auditing adopted by Institute of Chartered Accountants of Pakistan. Company's auditor must carry out such examination to enable him to form an opinion whether adequate accounting records have been kept by the company and returns adequate for their audit have been received from branches not visited by him. एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कंपनी ने रखे हुए हैं, और उन ब्रांचेस के रिकॉर्ड जो कि ऑडिटर नहीं विजिट कर पाए, उनके भी एडिक्वेट रिकॉर्ड्स हैं कि नहीं है। वेदर द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशंस आर इन एग्रीमेंट विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स। फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो रिकॉर्ड्स और रिटर्न से मैच करती है कि नहीं करती, ये आपके ऑडिटर ने शेयर होल्डर्स को बताना है, ये उसकी ड्यूटी है। अब इतनी बड़ी लाइन उन्होंने लिखी हुई है, इसमें जो है बात छोटी सी की है। Auditor will make out report to the members of the company on accounts, books of accounts of the company, and every financial statements, and on every other document forming part of the statements, including notes, statements, or schedules appended thereto, which are to be laid before the company in general meeting, and the report will state. इसमें बस छोटी सी बात लिखी हुई है कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्ट देगा, और वो रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा जनरल मीटिंग में टू द कंपनी, टू द शेयर होल्डर्स। अब इतनी लंबी लाइन लिखने के आप इस तरह करें कि ऑडिटर विल मेक रिपोर्ट टू द कंपनी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारे चीज को काटते हैं। विच report which is to be laid before the company in general meeting, and the report will state whether or not they have obtained all information and explanations which to the best of their knowledge and belief were necessary for the purpose of audit, and if not, जो भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जो भी एक्सप्लेनेशन चाहिए थी टू द बेस्ट ऑफ ऑडिटर्स नॉलेज, वो मिल गई है, और अगर नहीं मिली तो फिर क्या, द डिटेल्स देयर ऑफ एंड द इफेक्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड इफ नॉट, जो अगर डिटेल्स नहीं मिली, वो कौन सी डिटेल्स आपको नहीं मिली, और उनका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या है। Whether or not, in their opinion, proper books of accounts as required by this Act, Companies Act 2017, have been kept by the company. जो लॉ ने आपको कहा हुआ है कि जितनी आपने ईयर्स की रिकॉर्ड्स रखनी है, आपने वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए, ये भी अब इतनी लेंथी लाइन है, ये यूजलेस लाइन है। बस ये इसने बताया हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन कंफर्मिटी विद अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनी हुई हैं कि नहीं बनी हुई। तो वेदर, एक दफा मैं रीड कर देता हूँ, लेकिन इसको फिर मैं शॉर्ट भी कर देता हूँ। वेदर और नॉट, in their opinion, the statement of financial position and profit and loss account and other comprehensive income, or the income and expenditure account and cash flows have been drawn up in conformity with requirements of accounting and reporting standards as notified under this act। और अब ऊपर हमने जब पढ़ लिया था कि हमने देखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिकॉर्ड्स मैच करें कि नहीं, तो फिर इधर इन्होंने रिपीट किया हुआ एंड आर इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स। इस लाइन को हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इस लाइन को भी आप कट कर दें, और इतनी बड़ी लाइन लिखने के
बजाय आप बस ये लिख दें कि whether, apologies for my writing, financial statements है, अब फिर यहां से शुरू करना है, ये लाइन काट दी ऊपर, whether financial statements have been drawn up in conformity with requirements of accounting and reporting standards as notified under Companies Act 2017। बट आगे ये रिपीटेटिव लाइन को काट देंगे, शॉर्ट हो गया, आगे चलते हैं। Whether or not, in their opinion and the best of their information and according to the explanations given to them, the said accounts give information required by Companies Act in the manner so required and give true and fair view। इसको भी जो है शॉर्ट कर दें, whether or not financial statements, whether or not financial statements give true and fair view। आप रिपोर्ट में बताओगे कंपनी को कि whether or not financial statements give true and fair view। वैसे तो नहीं आता, लेकिन आपके अगर एमसीक्यूज इसमें से आ सकते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के केस में आप क्या स्टेट करोगे, अफेयर्स ऑफ द कंपनी ईयर एंड। प्रॉफिट एंड लॉस के केस में ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस बताओगे। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के केस में, एसओसीआई के केस में आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बताओगे, और जो है इनकम एक्सपेंडिचर को देखते हुए सरप्लस और डेफिसिट बताओगे, वही फाइनेंशियल ईयर फॉर फाइनेंशियल ईयर। अगर आप ये ना भी लिखो, बस ये लिख दो whether financial statements give true or fair view, this is also acceptable। In the case of statement of cash flows, generation and utilization of cash and cash equivalents of company for its financial year। फिर उसके बाद उसने बताया whether or not in their opinion, ऑडिटर के ओपिनियन में जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर्स इनकर हुए हैं, किसी की गारंटी दी है ड्यूरिंग द ईयर बट फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज बिजनेस। कंपनी के बिजनेस के लिए सारा कुछ हुआ, ये तो नहीं डायरेक्टर अपने फायदे के लिए देख रहा है, सब कुछ अपने प्रॉफिट के लिए उसने ये सब किया, और जो है नेम कंपनी का यूज किया। Zakat deducted at source under Zakat and Assured Ordinance 1980 was deducted by the company and deposited in the Central Zakat Fund established under Section 7 of Companies Act। बहुत इजी सी बातें हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू और फेयर व्यू दे रही हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन कंफर्मिटी विद अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनी है कि नहीं, आपने ज़कात एट सोर्स डिडक्ट कर लिया और उसको डिपॉजिट कर दिया सेंट्रल ज़कात फंड में। आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपको मिल गई। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन जो नहीं मिली और उसका क्या इम्पैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, और आपने ये देखना है कि कंपनी ने एडिक्वेट रिकॉर्ड्स केप्ट किए हैं कि नहीं किए, एडिक्वेट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं कि नहीं किए हुए। दिस वाज द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। बस इतनी सी ड्यूटीज हैं। और जो है कुछ अगर एडिशनल ड्यूटीज आपसे पूछते हैं, तो एडिशनल ड्यूटीज ये कि ऑडिटर अगर किसी भी रिपोर्ट का रेफरेंस देता है, किसी भी आपकी डिस्क्लोजर का रेफरेंस देता है, स्टेटमेंट और रिमार्क करता है किसी चीज के ऊपर, तो ऑडिटर उसका फिजिकली या लॉजिकली उसको एनेक्स करेगा। ठीक है, फिजिकली जो है वो आपका एनेक्स कर देगा कि वही चीज आपको वो स्टेटमेंट साथ लगा देगा, लेकिन लॉजिकली कैसे करेगा, रेफर टू नोट नंबर 7 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेफर टू नोट नंबर 10 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये लॉजिकली उसने आपका एनेक्स कर दिया। वेदर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, पता नहीं अब नजर आ भी रहा है, ये तो नहीं कि मैं आ गया हूँ, ठीक है। Whether the auditor's report contain a reference to any other report, कोई रेफरेंस तो नहीं किसी दूसरी रिपोर्ट का, statement or remarks which have been made on financial statements examined by them, कोई भी statements or remarks, such statements or remarks will be annexed to the auditor's report and will be deemed to be part of the auditor's report। ये स्टेटमेंट रिमार्क आपके ऑडिटर रिपोर्ट में साथ एनेक्स होंगे और उनको ऑडिटर रिपोर्ट का पार्ट ही समझा जाएगा, और जिस स्टेटमेंट के ऊपर रिमार्क किया होगा उसको आपने फिजिकली लॉजिकली एनेक्स करना है। एनी ऑफ द मैटर्स रेफर्ड अबव इज आंसर्ड इन द नेगेटिव और विद क्वालिफिकेशन, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ओपिनियन कैसे देना है, आपने ओपिनियन कैसे फॉर्म करना है, और ये भी मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। देन आई विल कम बैक टू दिस पार्ट। और इसमें बात की है कि अगर कमीशन जो है ऑडिटर को बोले कि आपने कोई एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क करने हैं, एडिशनल फाइनेंस स्टेटमेंट्स आपसे रिक्वायर करता है कमीशन,
तो वो या तो कोई स्पेशल ऑर्डर देगा या आपको कोई जनरल ऑर्डर देगा, उसमें उसने या तो बोलेगा सारी कंपनीज के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, या फिर वो उन कंपनीज की क्वालिटीज बता देगा आपको, या फिर एज में बी स्पेसिफाइड द कमीशन में a general or special order direct in the case of all companies generally or such class or description of companies as may be specified in the order। या तो वो कह देगा कि प्राइवेट कंपनी नॉट एक्सीडिंग पेड अप कैपिटल 3 मिलियन, इस तरह की कोई आपको डिस्क्रिप्शन दे देगा, आपको पता चल जाएगा। द ऑडिटर रिपोर्ट विल आल्सो इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ सच एडिशनल मैटर एज मे बी स्पेसिफाइड। उस ऑर्डर में जो एडिशनल आपसे स्टेटमेंट मांगी होगी आप वो प्रेजेंट करोगे, फिर आपको लीगली बाइंडिंग हो जाएगा। उसके बाद ये जिसने बुक बनाई है, क्या कमाल उसका आईक्यू है। ये राइट्स और ड्यूटीज की बात उसने राइट्स ऑफ ऑडिटर्स की बात उसने ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में लिखी है कि ऑडिटर को हर जो है जनरल मीटिंग का नोटिस मिलेगा। ऑडिटर सारे उसमें जितनी भी कम्युनिकेशंस होंगी, ऑडिट से रिलेटेड जितनी भी चीजें डिस्कस होगी, ये ऑडिटर का राइट है कि वो उस मीटिंग को अटेंड कर सके। ये राइट की बात है, ये ड्यूटीज में नहीं आई, ये मिसप्रिंट हो गया वेदर। द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी will be entitled to attend any general meeting of the company and to receive all notices of and any communications relating to any general meeting which any member of the company is entitled to receive। जो जो मेंबर्स इंटाइटल्ड हैं जनरल मीटिंग का नोटिस जिनको मिले, वही ऑडिटर भी उस चीज पे इंटाइटल्ड है। एंड टू बी हर्ड एट एनी जनरल मीटिंग विच अटेंड्स ऑन एनी पार्ट ऑफ बिजनेस विच कंसर्न्स हिम एज ऑडिटर। ऑडिटर जो है उसके पास राइट टू बी हर्ड है उन मैटर्स के ऊपर जो कि वो बिजनेस मैटर जो कि ऑडिट से रिलेट करते हैं। आगे हमारा है ऑडिट रिपोर्ट सिग्नेचर। ऑडिट रिपोर्ट पर सिग्नेचर कौन करेगा? ऑब्वियसली इंगेजमेंट पार्टनर करेगा। जिस डेट पे करेगा वो डेट आएगी, प्लेस कब बताएंगे बताएंगे। अगर जो है where the auditor is an individual, report must be signed by him। ऑडिटर इंडिविजुअल है तो रिपोर्ट वो साइन करेगा, लेकिन अगर ऑडिटर फर्म है तो रिपोर्ट मस्ट बी साइंड बाय द पार्टनरशिप फर्म विद द नेम ऑफ इंगेजमेंट पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म एबीसी कंपनी, इंगेजमेंट पार्टनर का नाम अहमद। ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स क्या होते हैं? आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, ये सारी चीजें। तो कभी कभी आपको जो है रेलिवेंट अथॉरिटी के कहने पे कमीशन ऑडिटर को कह सकता है कि कॉस्ट अकाउंट के ऊपर भी एक स्टेटमेंट दो, कॉस्ट अकाउंट का भी ऑडिट करो, उसके ऊपर भी ओपिनियन दो। और कॉस्ट अकाउंट का जो ऑडिट है वो कौन कर सकता है? सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961, और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर सकता है अंडर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एक्ट 1966। बस ये लिखा हुआ है इसके, where any company or class of companies is required under the act to include in its books of accounts the particulars referred to therein, commission may direct that an audit of cost accounts of the company should be conducted as may be specified in in the order by an auditor who is chartered accountant within the meaning of chartered accountants, auditors, cost management accountant within the meaning of cost management accountants act, and such auditor will have the same powers, duties, and liabilities as an auditor of the company, and such other power, duties, and liabilities as may be specified। उसको कमीशन अपने ऑर्डर में एक्स्ट्रा पावर भी दे सकता है, लेकिन उसकी जो है जो ऑडिटर ऑफ द कंपनी है उसकी तरह की पावर जो the audit of cost accounts of the company under the circumstances mentioned above will be directed by the commission subject to recommendation of regulatory authority supervising the business of relevant sector or any entity of the sector। अभी पेनल्टी वाला पोर्शन जो है ये हम नोट से देखते हैं, पेनल्टीज वाले पोर्शन को। अगर कंपनी डिफॉल्ट करे
तो ये हम सारा ऊपर पढ़ रहे हैं कि ऑडिटर को अगर इंफॉर्मेशन नहीं दे, ऑडिटर के काम में हर्डल पैदा करे, ऑडिटर को फॉल्स इंफॉर्मेशन दे, उसको जो है मीटिंग का नोटिस नहीं दे, तो उस पर क्या लगेगा? पेनल्टी ऑफेंस ऑफ लेवल 3 ऑन स्टैंडर्ड स्केल अप टू ₹100 million और 5 लाख पर डे इफ द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। अब ऑडिटर जो डिफॉल्ट करता है, ये तो कंपनी के केस पे डिफॉल्ट था, अब जो ऑडिटर के केस में डिफॉल्ट है, ऑडिटर को क्या क्या पेनल्टीज जो हैं, वो किन पेनल्टीज के लाइबल है? ऑडिटर अगर डिफॉल्ट करे, ओ, अगर ऑडिटर डिफॉल्ट करे, ऑडिटर को पनिश, ऑडिटर विल बी पनिश, और अगर एक फर्म को हायर किया तो सारे पार्टनर्स विल बी पनिश्ड। अगर ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो एप्लीकेबल लॉ के मुताबिक नहीं बनी हुई, अगर आपकी रिपोर्ट जो है वो लॉ के मुताबिक नहीं पढ़ी हुई, ऑडिटर ने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट को साइन किया या ऑथेंटिकेट किया है जो कि इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट है, एक्ट के अगेंस्ट है, रिपोर्ट जो उसने दी है वो अनट्रू है, या फिर उसने कोई मटेरियल फैक्ट जो है जो कि जरूरी था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हाईलाइट होना उसका, ही फेल्स टू हाईलाइट मटेरियल फैक्ट्स इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो इस समझा जाएगा कि ऑडिटर ने डिफॉल्ट किया, ऑडिटर ने सही जो है वो ओपिनियन नहीं दिया, ऑडिटर को पेनल्टी होगी लेवल 2 की ऑन स्टैंडर्ड स्केल, और उसमें क्या होगा? अप टू 5 लाख तक फाइन होगा, प्लस 1,000 पर डे अगर डिफॉल्ट कंटिन्यूस। फिर उसके बाद जो है, अगर सीरियस फ्रॉड है कि ऑडिटर ने इंटेंशनली जो है रॉन्ग रिपोर्ट दी है पर्सनल बेनिफिट के लिए, ऑब्टेन मटीरियल कंसिडरेशन, मतलब कि अगर किसी ऑफिशियल ने ऑडिटर को ब्राइब किया है, या ऑडिटर को कोई अगर नहीं अच्छा लगता तो उसको हार्म कॉज करने के लिए ऑडिटर ने गलत रिपोर्ट दी है, तो इसमें क्या है? पेनल्टी ऑफ लेवल 2 ऑन स्टैंडर्ड स्केल, और जो है imprisonment up to 2 years, फाइन अप टू 1 million। फिर अगर आता है आपका ऑडिटर अगर क्वालिफाइड ना हो और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ना मीट करो, या इन बिटवीन द वर्क वो डिस्qualify हो जाए, एंड इफ ही कंटिन्यूज टू वर्क एज ऑडिटर, फिर उसको जो है लेवल 2 की पेनल्टी पड़ेगी, फाइन होगा 1,000 पर डे का, और मैक्सिमम जो भी जाएगा 5 लाख। ठीक है। अब जो है हमारा क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड हमारे पासपेपर में हम देखते हैं कि एक, वैसे तो पासपेपर्स बड़े इसके जनरल से हैं, आप क्रैम करेंगे, आप कॉन्सेप्ट लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी उन पासपेपर्स की, लेकिन एक पासपेपर था जो कि थोड़ा सा हटके। जमान एंड बिलाल। जमान एंड बिलाल। Comment on each of the following independent situations with the reference to applicable rules and regulations. Zaman एक partner है in the firm of chartered accountants and holds 5,000 shares in ML. Partner है chartered accountant firm का, 5,000 shares ML में है. His firm has received an offer for appointment as auditor of KL. उसकी फर्म को ऑफर मिली है कि वो KL का ऑडिटर अपॉइंट हो जाए. ML एंड KL है सब्सिडरीज ऑफ DKL. अब ये जो ML है और KL है वो DKL की सब्सिडरीज हैं. तो हमने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में क्या पढ़ा है? अगर एक ऑडिटर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं मीट करता, ठीक है, अगर एक ऑडिटर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं मीट करता किसी कंपनी का ऑडिटर पॉइंट होने से, तो वो उसकी ना सब्सिडरी में ऑडिटर पॉइंट हो सकता है, ना उसकी होल्डिंग में ऑडिटर पॉइंट हो सकता है, और अगर प्रायर टू इज अपॉइंटमेंट वो शेयर्स डिस्पोज कर दे, इसकी एक्सेप्शन भी हमने पढ़ी थी, तो वो ऑडिटर पॉइंट हो सकता है. याद है कि नहीं याद? 3 मार्क्स में आपको ये इनफ होगा. इसको मैं एक दफा आपको लिख दूंगा. बल्कि इससे नहीं, हम जो है अपनी बुक से ही मीट करते हैं.
ये लिखा हुआ है। A person or his spouse or minor children, or in case of a firm, all partners of such firm who hold any shares of an audit client or any of its associated companies, ये हमारा था, ये डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में था। ठीक है, ये बुक में लिखा हुआ था सारा। और इसकी हमें एक्सेप्शन भी बताई हुई थी कि 90 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, विद 90 डेज अगर वो शेयर्स डिस्पोज कर दे, या उसका चाइल्ड या उसका स्पाउस शेयर्स डिस्पोज कर दे, तो फिर वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमें क्या बताया हुआ है, टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस बहुत होती हैं। Apologies. Bilal and Company has received an offer for appointment as auditors of IJK. IJK के ऑडिटर बनने की अपॉइंटमेंट आई है, अपॉइंटमेंट, ठीक है। Total paid up capital of the company is 990 million, whereas its ordinary share capital is 130 million. Total paid up capital कितना है? 990 million. Ordinary share capital कितना है? 130 million. Paid up capital है Faryal, the wife of a partner in Bilal and Company. अब फरियाल जो है वो बिलाल एंड कंपनी का एक पार्टनर है, उसकी स्पाउस है, इज अ डायरेक्टर इन LMN। ठीक है, क्या है जी LMN में डायरेक्टर फरियाल, जो कि स्पाउस है पार्टनर ऑफ बिलाल एंड कंपनी में, उसकी स्पाउस है। LMN अब क्या करती है? LMN holds 50 million non-voting preference shares and 2 million ordinary shares in IJK Limited. 50 million non-voting shares और 2 million ordinary shares, ठीक है। LMN, फरियाल जो है वो स्पाउस है पार्टनर ऑफ बिलाल एंड कंपनी की, LMN की डायरेक्टर है। LMN जो अब IJK में 50 मिलियन नॉन वोटिंग सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं और 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स होल्ड करते हैं। ठीक है, 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। अब जो नॉन वोटिंग सिक्योरिटीज होती है ना, नॉन वोटिंग सिक्योरिटीज के बिहाफ पे, नॉन वोटिंग सिक्योरिटीज के बिहाफ पे आप ये डिसाइड नहीं करते कि वो ऑडिटर पॉइंट हो सकता है कि नहीं, वो वोटिंग सिक्योरिटीज के केस में आप करते हो। और फॉर यार ऑल्सो 10,000 शेयर्स इन LMN लिमिटेड, द पार वैल्यू ऑफ बोथ टाइप ऑफ शेयर इज 10। अब क्या इसमें करना है? इसमें आपने ये देखना है 2 मिलियन शेयर्स हैं, तो 20 मिलियन आपका, ठीक है, शेयर कैपिटल होगा 20 मिलियन बाय 130, ये हो जाता है 15.38, मतलब 15.4%। तो ये जो है एसोसिएट नहीं है, तो बिलाल एंड कंपनी इस IJK का ऑडिट कर सकती है। वो तो ये रूल था ना कि अगर आप किसी, यू आर, आप जो है आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं मीट करे, किसी सब्सिडरी, किसी भी कंपनी का, तो आप उसकी सब्सिडरी का भी नहीं कर सकते। बिलाल एंड कंपनी chartered accountants are eligible to act as auditor of IJK Limited. IJK Limited is not associated company of LMN Limited, as LMN Limited holds 15% of shares of IJK. हाँ, तो ये सब्सिडरी नहीं है ना। आपका एसोसिएट कब बनता है? जब 20% से ज्यादा आपके पास शेयर्स हो, या फिर आपकी सब्सिडी कब बनती है? मोर देन 50% आपके पास वोटिंग सिक्योरिटीज हो।
तो ये उसकी ना एसोसिएट है ना सब्सिडरी है। हाँ, अगर उसने एलिमेंट का करना होता तो तब वो था, एलिजिबल नहीं था। लेकिन क्योंकि अब ये इसकी सब्सिडरी नहीं है तो वो आईजेके का कर सकते हैं। Therefore, the wife of the partner is not required to dispose of the shares in Element Limited. Holding of non-voting shares is not relevant in determining status of the company. अब ये लाइन के लिए जो है ये सारा वो किया था कि नॉन वोटिंग जो आपकी शेयर्स होती हैं वो रेलिवेंट नहीं होते स्टेटस ऑफ कंपनी डिटरमिन करने के लिए। दैट इज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।